तो दोस्त क्या हाल चाल है, कितने प्रीवियस ईयर पेपर कर डाले। अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर तो भाई लगाना स्टार्ट कर दो। 2011 से 19 से जितने कर पाओ उतने कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं फरवरी 2016 का ईवीएस का सेक्शन, पर्यावरण अध्ययन का सेक्शन कराने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं सितंबर 2016 का करा चुका हूँ, ठीक है। तो आप जाके उसको भी देख लेना। ये मेरा टीचरीफाई, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब हो जाके। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भाई कमेंट में बताओ, सोल्यूशन दिया जाएगा उसका, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 61 नंबर है। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फॉइल लेती है और पानी में डाल देती है, ठीक है। दिखाती है कि वह पानी में ऊपर तैरता है, भाई बिल्कुल तैरेगा वो। फिर वह फॉइल को मोड़ती है, जो मोड़कर जोर से दबाती है और निचोड़ती है, फिर पानी में डालती है। शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह पानी में डूब जाता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसमें से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया गया था? वर्गीकरण, अवलोकन, मापन और परिकल्पना। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लो, क्लासिफिकेशन, यहाँ पे कोई वर्गीकरण तो हो नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे कोई मापन की बात होती है। ये ऑप्शन तो हमारे पहले खत्म हो जाते हैं। बचता है अवलोकन हमारा और परिकल्पना। और अगर अवलोकन की बात करें तो मतलब ये होता है कि हम बच्चे उस किसी चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अवलोकन वहीं पे खत्म हो जाता है। अगर हम परिकल्पना की बात को ध्यान से समझें तो परिकल्पना में ये होता है कि हमारे सामने एक किसी चीज़ से संबंधित उदाहरण जैसा कुछ रख दिया जाता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे हो रही है, कोई प्रोसेस हम लोग को बता दी जाती है, ठीक है। तो अब उस प्रोसेस से देख के हमको उस प्रोसेस में होने का कुछ एक कारण ढूंढना पड़ता है। ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है ना। उस चीज़ के बारे में सोच के हमें कुछ बताना होता है, कोई रीज़न देना होता है। तो ऐसा जब होता है ये हाइपोथेसिस में होता है ना। हाइपोथेसिस निर्माण या परिकल्पना निर्माण में होता है। तो यही हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 62 नंबर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र में के संदर्भ में सिवाय किसी पॉइंट के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो कौन सा वांछनीय अभ्यास है देखते हैं। बच्चे की अस्मिता यानी व्यक्तित्व का पोषण करने में, भाई बिल्कुल होता है। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने में। तो यहाँ पे यार पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता की बात कर रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो सकता है, फिर भी आगे के हम ऑप्शन पढ़ेंगे। पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना। आप लोग को लग रहा हो शायद ये सेम है, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे श्रेष्ठता की बात कर रहा है कि पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान ज़्यादा उच्च होता है, जबकि यहाँ पे कह रहा है बहुलता। तो पाठ्यपुस्तकों में एक्चुअली जो ज्ञान दिया होता है वो कहीं ना कहीं जो संदर्भ होते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको श्रेष्ठ बोल दिया जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, बाकी ये सही है हमारा। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन, भाई बिल्कुल सही बात है। समस्या समाधान की क्षमता तो हमें बढ़ानी है। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। महज कक्षा 4 के शिक्षक हैं, वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना। तो ये तो यार आंसर सही लग रहा है। पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। तो यार पोस्टर प्रतियोगिता में क्या करेंगे, बच्चे आके पोस्टर बना के चले जाएंगे घर पे। समूह चर्चा के लिए बच्चे समूह चर्चा करेंगे कि हाँ लाभ है, नुकसान है, ये सब चीज़ें की बात करेंगे। बाद में भी बच्चे वही चीज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हमें संवेदनशील बनाना है तो बच्चे से ये कहेंगे कि हाँ बेटा एक पेड़ लगाओ, फिर इसकी देख रेख करो, तो बच्चे को समझ में आएगा अच्छा इतना सब कुछ है, हमें इतनी ज़्यादा देख रेख करनी पड़ती है ना। बच्चा जैसे पेड़ जैसे मुरझाने लगता है कि क्या पानी की आवश्यकता है या खाद की आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ें इस प्रकार से बच्चा जो है वृक्ष संरक्षण के लिए संवेदनशील बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। 64 क्वेश्चन की बात करें तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बच्चे? और ये है पाठ्य सहगामी गतिविधि को बढ़ावा देता है, भाई बिल्कुल देता है। यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, बिल्कुल बनाता है। यह बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है, वे खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं, बिल्कुल सही है। ये तीनों ऑप्शन तो हमारे सही है। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है। तो ये हमारा अनुशासन कक्षा में कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चे जितना ज़्यादा घुले मिलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। अब शांत बैठा के अनुशासन तो तभी होता है ना, बिल्कुल शांत बैठे हैं तो यार ऐसे शांत बैठा के तो बच्चों को हम कभी शिक्षा दे ही नहीं सकते हैं, है ना। उनका उतना विकास नहीं हो पाएगा जितना बच्चे वो हंस खेल के कूद के करेंगे। तो ये हमारे अनुशासन की कोई आवश्यकता नहीं है, अनुशासन को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। तो हमारा पहला A B C के ऑप्शन सही है। हमारा ये सेकंड ऑप्शन A B C सही है, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रयोग करना यानी एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल की बात करें, आकलन का एक संकेतक है, भाई बिल्कुल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? सृजनात्मक लेखन,
प्रदर्शन या निर्देश डिमॉन्स्ट्रेशन, किसी चीज़ का डिमॉन्स्ट्रेट करना, या हस्तपरक गतिविधि या पिक्चर रीडिंग यानी चित्र पठन। तो आकलन के तो सभी हैं, लेकिन ये चीज़ कह रहा है कि आकलन का संकेतक है निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करने संबंधी, है ना। प्रयोग करने, हम प्रयोग कैसे करेंगे यार, प्रयोग तो जो हम अपने आप का यूज़ करें, अपने हाथों का यूज़ करें, तो ना हस्तपरक गतिविधि ये सबसे बेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। हाथ का सब यूज़ सब में करेंगे, लेकिन हस्तपरक गतिविधि का कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम उसमें सब बच्चों का सहयोग ले सकते हैं या किसी का अपने आप से, मतलब जितना भी हमने सीखा है वो हर सब कुछ यूज़ कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो हस्तपरक गतिविधि हमारा ऑप्शन सही रहेगा। 66 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे कि सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि, ठीक है। वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं, ठीक है। तो वैकल्पिक अवधारणा यानी जो अल्टरनेट कॉन्सेप्ट हैं वो कहाँ से हो सकते हैं हमारे, भाई परिवार और समुदाय हो सकता है, पाठ्य पुस्तकें और अन्य पुस्तकें भी हो सकती हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं, कहानियाँ और कविताएं भी हो सकती हैं। अरे कहने का मतलब यही है कि यार हमारे वैकल्पिक स्रोत क्या हो सकते हैं, है ना। पर्यावरण अध्ययन के इससे संबंधित और क्या स्रोत हो सकते हैं, भाई ये सभी स्रोत हैं। तो हमारा ABCD सभी सही है, पहला क्वेश्चन सही है, पहला ऑप्शन सही है हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 67 नंबर। कांच के जार और बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों करते हैं, क्यों सुखाते हैं, धूल हटाने के लिए नहीं, अचार स्वादिष्ट बना नहीं, ये हमारा ऑप्शन सही है। नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अगर नमी रहेगी तो वो अचार या ऑयल होता है तो उसमें फफूंद जैसी लग जाती है, इसलिए, है ना। ये भोजन संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, देखते हैं। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, ठीक है, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं, हो सकता है या हो सकते हैं, ठीक है। तो पेड़ों, कुएं तथा उसके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। भाई बिल्कुल सही है, हम लोग के आसपास सीमेंट इतनी ज़्यादा यूज़ करेगी, सब कुछ बंद कर देगा तो पानी तो धरती से रिस्क जाए तो जाए कैसे, है ना। तो पहला ऑप्शन तो सही है। आसपास के इलाके में बहुत सारी बोरिंग पंप लगाए गए हैं, बिल्कुल सही बात है। बहुत से ज़्यादा बोरिंग पंप लगाने का रीज़न क्या है कि भाई पानी बहुत ज़्यादा खींचा जा रहा है, इसका मतलब जितना ज़्यादा पानी खींचोगे तो जल स्तर उतना ही कम हो जाएगा, है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। तो ये कोई बात नहीं है यार, नल से भी पानी निकालना है, उससे भी निकालना है, तो ये कोई हमारा ऑप्शन सही नहीं है। तो हमारा कौन सा सही हो सकता है इसमें, 68 में हमारा होगा A और B, है ना। पहला दूसरा सही है हमारा, तो A B सही हो जाएगा, ठीक है। 69 में क्वेश्चन पे आते हैं। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, बगुला मनोरंजन के लिए, अरे नहीं यार, एक स्थान से दूसरे जाने के लिए मदद कर जाता है, नहीं। बगुला भैंस को डराना चाहता है, नहीं। चौथा, ये बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। सहजीवी मतलब साथ में जीने जैसी बात है कुछ, है ना। क्योंकि बगुले को वहाँ से भैंस के ऊपर जो पेड़ जो वो है, मतलब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खून जो चूसते रहते हैं, एक कुछ छोटा सा जंतु होता है, क्या नाम, पिस्सू ऐसे कुछ होते हैं, है ना। तो वो चूसते रहते हैं, खून चूसते रहते हैं, तो बगुला क्या करता है, उनको खा जाता है। तो बगुले को यहाँ से भोजन भी मिल रहा है, और भैंस को क्या फ़ायदा हो रहा है, भैंस को फ़ायदा ये हो रहा है कि उसके जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी उसकी साफ सफाई हो जाती है ना। दोनों को फ़ायदा हो रहा है। जब दोनों को फ़ायदा होता है तब सहजीवी संबंध होता है ना। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। 4 काम दिए हैं, कौन सा काम पौधे के लिए नहीं। ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल एवं खनिजों का अवशोषण करना, भोजन संचित करना। तो भोजन संचित करना भी हो सकता है, होता है, और जल और खनिज का अवशोषण करना बिल्कुल है, पौधों को सहारा देना और ह्यूमस उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे ह्यूमस उपलब्ध कराना नहीं होता है इसका कार्य। ह्यूमस एक्चुअली क्या होता है, ह्यूमस जो हमारी धरती के सबसे ऊपरी परत होती है, उसमें पेड़ पौधे या जीव जंतु जब मृत हो जाते हैं तो सड़ गल जाते हैं, तो वो मिट्टी सड़ने और गलने के बाद वो थोड़ी मिट्टी उपजाऊ हो जाती है ना। तो वो जो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी होती है उसी की ह्यूमस कहते हैं। तो उस ह्यूमस से जल और खनिज लवणों का अवशोषण का काम होता है, लेकिन ये थोड़ी नहीं है कि ह्यूमस ही पहुंचा दो पेड़ में, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, ये हमारा कार्य नहीं होता है। 71 नंबर की बात करें। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, वेट लिफ्टर है ना, वो भार उठाती थी। वह कर्नाटक की हैं, ये हमारा ऑप्शन गलत है। ये वो कहाँ की हैं, आंध्र प्रदेश की हैं, आंध्र प्रदेश की, ठीक है ना। उसने अपने नाम से बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक
भार उठा सकती हैं, ये बिल्कुल सही है। वह जब 12 साल की थी तब से वह भार उठाने का अभ्यास कर रही हैं, बिल्कुल सही बात है। ये हमारा पहला ACD ये सही हमारा है, तो ACD ये हमारे सही हैं। B हमारा गलत है क्योंकि यह आंध्र प्रदेश की थी, ठीक है ना। और सन 2000 में ब्रॉन्ज मेडल भी इनको मिला था, किसमें, ओलंपिक्स में, ठीक है ना। 72 देखते हैं, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली या बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। वे जल भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस टाइम क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े तालाब इसे बना लेते थे पक्के, ठीक है, तो उसमें पानी संचित कर लिया जाता था। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग, सामुदायिक स्रोत वो होते हैं जैसे कि एक पर्सनल कुआं आपने बनवा लिया, ठीक है, तो सामुदायिक स्रोत मतलब बहुत से ज़्यादा लोग उसमें यूज़ करते हों उस जल का, ठीक, तो सामुदायिक स्रोत था, बिल्कुल था। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था, क्योंकि जहाँ पे वर्षा बहुत हो रही तो वहाँ पे छोटे छोटे तालाबों में पानी हमेशा मिल जाता है, लेकिन जब जहाँ पे वर्षा कम होती है तो जब वर्षा होती तो उसमें पानी भर लिया जाता है, तो उसका साल भर यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। उसमें केवल संदूषित जल होता है, तो यहाँ पे यार संदूषित का मतलब दूषित ही है, यानी गंदा पानी। तो क्या उसमें केवल गंदा पानी होता था? नहीं, बरसात का पानी सबसे स्वच्छ माना जाता है, तो उसमें स्वच्छ पानी होता था। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, बाकी हमारे तीनों सही हैं। तो कौन से सही है हमारा? A, B, C तीनों सही है, ठीक है। 73 देखते हैं, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, बिल्कुल सही है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो ये राजस्थान हमारा है, वर्ली हमारा है, ये महाराष्ट्र में है ना। वर्ली या ऐसी कला है जिसमें हम लोग मनुष्य आदमी बनाते हैं, जैसे छोटे छोटे, उसमें ट्रायंगल है, लाइन है, वृत्त है, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे ये है, ऐसे हमारे यहाँ पे ये इंसान बना दिया है, ये देखो, ये हमारा इंसान है, ये आदमी है, ऐसे ऐसे आदमी बनाए जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही फूल पत्ती बनाई जाती हैं ट्रायंगल और चौकोर यूज़ करके। तो ये हमारी वर्ली प्रारंभिक जो है पारंपरिक कला है, ठीक है। तो हमारा ये महाराष्ट्र से संबंधित है। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य हैं, कौन कौन से हैं? अगर हम तमिलनाडु राज्य की बात करें तो आप यहाँ समझिए, ये हमारा है, नीचे का पोर्शन पूरा है, तो यहाँ पे हमारा केरल है, यहाँ पे हमारा तमिलनाडु है, यहाँ पे हमारा आंध्र प्रदेश, ये हमारा कर्नाटक है यहाँ पे, ठीक है ना, कर्नाटक है, और यहाँ पे हमारा आंध्र प्रदेश है ना, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। तो आप देख लो यहाँ पे, ये हमारा हो गया कर्नाटक, ये हो गया हमारा केरल, ये हमारा केरल है, ये हमारा हो जाएगा तमिलनाडु, और ये हमारा है आंध्र प्रदेश, है ना। तो तमिलनाडु के पास में कौन सा है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। देख लो कौन सा है, हाँ ये चौथा, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, सही है ना। एक दिन मैं यार आप लोग को पूरा मैप समझा दूंगा, मैप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं मैं एक दिन पूरा लेक्चर ले लूँगा, पूरा बता दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? यार इतना खतरनाक तो बाघ होता है, बाघ है भाई। सोचो कि हवा चल रही है, हाँ, पत्ते जो हिल रहे हैं हवा की वजह से, और या पत्ते हिल रहे हों किसी जानवर की चलने से, इतने में वो फर्क कर लेता है, ठीक है ना। तो ये बाघ है। 76 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा आगरा से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में हैं, किस प्रकार की पर्वतों में है? तो यार अहमदाबाद से केरल की होता है। चलो ठीक है यार, हम अपना इंडिया का मैप बना लेते हैं। ये देखो हमारा इंडिया का मैप ऐसे तो है कुछ, तो ये होता है हमारा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहाँ पूरब पश्चिम, ये हमारा ऊपर है उत्तर, ये नीचे है दक्षिण। तो यार देखो यहाँ पे अहमदाबाद है, अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। और ये केरल हमारा इधर साइड में है, ये यहाँ पे केरल है ना, इस पोर्शन में। तो यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से इधर आ रहा है। तो आप ये सोचो, ये पूरब हमारा है तो ये पूर्वी घाट होता है इधर के किनारे किनारे, इधर पश्चिमी घाट है, तो वो किस घाट से आएगा? वो पश्चिमी घाट से होके आएगा। पश्चिमी घाट में बहुत सी हजारों सुरंगें हैं, है ना, तो यहाँ से होके आएगा। 77 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। तो हम भारत के लोग किन लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? तो यार ये क्वेश्चन मैं ऑप्शन से बताता हूँ, मैप से देखो। यहाँ पे क्या है, हमारा इंडिया यहाँ पे है। अगर हम विषुवत रेखा की बात करें तो हमारे भारत के जस्ट नीचे जो रेखा है हमारी जीरो लाइन, विषुवत रेखा है ना, ये जीरो लाइन है। और यहाँ पे भी एक जीरो लाइन होती है, ये हमारा यहाँ से आती है जीरो लाइन, जो हमारा निकलती है कहाँ से? निकलती है ग्रेट ब्रिटेन से, ठीक है। तो अगर हम इसको पूरा गोल है तो हम ये देखें कि जस्ट इसका उल्टा यहाँ कहीं पे होगा ना,
यहाँ कहीं पे होगा उल्टा, और इसके सापेक्ष में इसका उल्टा भी इधर कहीं होना चाहिए ना, तो यहाँ पे भी उल्टा है, यानी नीचे भी उल्टा। तो नीचे पहले तो नीचे आया हम यहाँ से, और फिर नीचे से इसके अपोजिट देखो इधर क्या है, तो यहाँ पे ये हमारा अर्जेंटीना, यहाँ पे एक कंट्री है ना, अर्जेंटीना, ठीक है। तो अर्जेंटीना है, तो हमारे उल्टे में कौन सा हो सकता है, अर्जेंटीना। तो यही ऑप्शन हमारा सही है, ये देखिए अर्जेंटीना ऑप्शन सही है। इसको भी मैं कभी कोशिश करूंगा तो मैप, वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप पूरा ढंग से बताऊंगा, ठीक है, पूरा समझ में आ जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए गहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मच्छरों को तेल से विकर्षित कर दिया जाता है। गलत। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। नहीं। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। नहीं। तो अगर तेल डाल देते हैं तो क्या होता है, जो पानी में ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन ही थम जाता है। जब प्रजनन थम जाएगा तो नए बच्चे, उनके अंडे कहाँ से आएंगे, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन सही है ना, 4th ऑप्शन सही है। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता। मतलब कौन अकेले रहता है, चींटी रहती है साथ में, दीमक भी भीड़ में रहती है झुंड बना के ना, बाम्बी जिसको बोलते हैं, मकड़ी है यहाँ पे, और ततैया है। ततैया नहीं, बर्रा एक होता है जो येलो वाली होती है, या उसके अलावा भी 1-2 होती है, ठीक है। तो ये सभी एक कॉलोनी में रहती हैं, उनकी बस्ती होती है। तो यहाँ पे मकड़ी जो होता है, आपने देखा होगा पूरे नेट में, केवल बीच में अकेली बैठी रहती है ना। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, 3rd वाला। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु यानी मौसम से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण दिए हुए हैं ना, किस प्रकार के मकान हैं हम देख लेते हैं। एक देखते हैं, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बना है, ठीक है। मकान अंदर से भी मकान लकड़ी की बने होते हैं ना, अंदर भी जो है लकड़ी का यूज़ किया होता है। मकान ज़मीन से 3 मीटर या 3.5 मीटर ऊंचाई पे बने होते हैं, क्योंकि खंभों पर बनाए गए ना बांस के, तो ऊंचे तो होगा ही। मकान की छतें ढालू होती हैं, मकानों की छतें भी ढालू होती हैं। तो ऐसा कहाँ पर होता है, यदि इस प्रकार इस गांव में भारी बारिश होती है तो गांव किस राज्य में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि बांस हमने क्यों यूज़ किए हैं, बारिश ज़्यादा होती है तो कभी जल भराव हो जाता है या कभी बाढ़ की समस्या आ जाती है, इसलिए। और ऐसा कहाँ होता है, हमारा उत्तर प्रदेश में भी इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती, राजस्थान में बिल्कुल भी नहीं होती, बिहार में भी होती है, उतनी ज़्यादा नहीं। असम ही एक ऐसा है जहाँ पे इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, वहाँ पे 3.5 मीटर लगभग ऊंचे बांस के खंभे बनाए जाते हैं, छतें भी ढालू बनाई जाती हैं, और मकान भी अंदर से लकड़ी के होते हैं, ठीक है। तो यही ऑप्शन हमारा सही है। कहाँ पे ऐसी पाए जाते हैं, असम में। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है, तो कुडुक यार सिंपल से इसका आंसर है झारखंड। कुडुक कहाँ से संबंधित है, झारखंड से संबंधित है, झारखंड के लोगों की भाषा है। 82 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है। तो इसमें सौरमंडल नहीं पढ़ाया जाता है, मौसम के बारे में भी नहीं पढ़ाया जाता, ऊर्जा के बारे में भी नहीं पढ़ाया जाता, हमें भोजन पढ़ाया जाता है ना। 82 यानी भोजन, किसके, NCF 2005 के अनुसार। हाँ, ये 83 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु यानी थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। तो यार हम क्यों अपनाते हैं, थीम क्यों अपना रहे हैं। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। यह विषय सीमाओं को नरम, सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान देने को प्राप्त करने में मदद करता है, संपूर्णता में ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। यह पाठ योजनाओं को एक अच्छा ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पे रोचक बनाता है, गतिविधि आधारित बनाने की कोशिश करता है, ऑप्शन तो सभी सही हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे अधिक सशक्त की बात कर रहा है, तो सबसे अधिक सशक्त यही है हमारा 3rd ऑप्शन। यह विषय सीमाओं को नरम यानी सौम्य बनाता है, क्योंकि थीम आधारित है, छोटी छोटी मतलब हर चीज़ पढ़ाई जाती है, लेकिन जैसे भोजन है तो भोजन संबंधित संरक्षण हो गया, वो भी चीज़ पढ़ा दी गई, पेड़ पौधे हैं और हमारे परिवार हैं, तो बाकी चीज़ें सब पढ़ाई जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, संपूर्णता का ज्ञान प्राप्त करने में मदद कराता है ना। थीम आधारित होने का यही मतलब है हमारा, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण जो है पहलू हैं, और पर्यावरण अध्ययन के
कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए, यानी जो कहानी की जो टेक्निक है वो शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने का कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है ना? सबसे कम उपयुक्त कारण है। उपकारण तो सभी हैं लेकिन सबसे कम उपयुक्त कौन सा है ये देखना हमें। कहानियाँ अनेक विषयों को छूती हैं, बिल्कुल छूती हैं। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, ये तो डाउट लग रहा है। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं, बिल्कुल कराती हैं। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो हमारा यही ऑप्शन सही है। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। तो यार कहानियों का मतलब काम ये थोड़ी ना है कि हाँ क्लास में एक बढ़िया मैनेजमेंट सेट किया जाए या बच्चे अनुशासित रहें, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब रीज़न नहीं हो सकते हैं कहानी शिक्षण का यूज़ करने का। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में क्या होता है? परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो यार एक एक उसको देखते हैं। परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए। हम ये कोशिश तो करते हैं कि हम, ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को केवल परिभाषाएं और व्याख्यान जो है रटा दें या बिल्कुल वही नोट करवा दें, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम दूर भी नहीं रख सकते ना, हमको दूर नहीं रखना है। तो ये कहीं ना कहीं सही है। रट कर हतोत्साहित करने को करना चाहिए। तो यार रटना आपने देखा तो आपको लग रहा होगा गलत है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है रट कर सीखने को हतोत्साहित की बात कर रहा है। ये भी तो देखो, हतोत्साहित का मतलब होता है यानी कम करना उस चीज़ को, है ना, उत्साह को कम करना। रट के सीखने की जो टेक्निक होती है उसको थोड़ा कम करने की बात हो रही है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ये यूज़ नहीं किया जाता है, सही ऑप्शन को चूज करना है। तो और बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। बच्चे को केवल लिखित जानकारी ही देनी चाहिए, केवल लिखित जानकारी हमको नहीं देना है, यानी उसको ढंग से समझाने की भी बात होनी चाहिए। तो हमारा कौन सा रट कर, ये तो हमारा सही है। और एक हमारा कौन सा गलत है? हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही है। बच्चे को प्रश्न करने, ये भी है। केवल लिखित जानकारी देनी चाहिए, यही हमारा ऑप्शन सही गलत है यहाँ पे। ठीक है, सही विकल्प हमको चुनना है। तो नहीं, ए बी सी तीनों सही हमारे हैं इसमें, ए बी सी यानी थर्ड ऑप्शन, है ना। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है ना। आकलन प्रक्रियाओं में सबसे कम उपयुक्त कौन सा है ये हमें देखना है। तो सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनसे संबंधित बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। भाई पोर्टफोलियो की तो खासियत ये है कि हर चीज़ छोटी से छोटी जानकारी लिखी जाती है ना। बच्चे ने आज क्या सीखा, डेली चीज़ें भी लिखी जा सकती हैं उसमें पोर्टफोलियो में। और बच्चे को निजी विवरण या व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। यहाँ पे बच्चे को फीडबैक देने की बात हो रही है ना। बच्चे ने क्या समझा, और तो हम टीचर फीडबैक देगा बच्चे को कि बेटा हम तुमको काम दिया था, ये कितना सही है, आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं या आपको इस तरीके से करना चाहिए, है ना। तो उस फीडबैक की बात हुई थी, ये तो सही हमारा है, ये भी सही है। और सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना और रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना, ये भी सही है। तो हमारा सबसे कम उपयुक्त कौन सा है? ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ बच्चे के सीखने के बारे में समझ प्रदान करती हैं। इससे हमारा कुछ नहीं वाला है। ऊपर से बच्चा ये सोचेगा कि तुम ठीक हो, किसी को बहुत अच्छा बोला जाए, गुड बैड, ये सब चीज़ें गलत हैं। ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी होती हैं उतनी ज़्यादा। किसी की टिप्पणी नहीं करना, बेटा हाँ तुम बहुत अच्छे हो, तुम ठीक हो, एवरेज हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है ना। 87 की बात करते हैं। दिए गए प्रश्न को पढ़िए, ठीक है, पढ़ लेते हैं। क्या आपने अपने घर, स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया जा सकता है? ठीक है भाई, तो परिकल्पना और प्रयोग। तो यार यहाँ पे कौन ये जो है हमारे कोई हाइपोथेसिस नहीं बना रहे हैं, कोई परिकल्पना नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कोई या फिर कोई प्रयोग कर रहे हैं क्या? प्रयोग भी नहीं होता है यहाँ पे। न्याय के लिए सरोकार नहीं। वर्गीकरण और चर्चा, अवलोकन और रिकॉर्डिंग, हाँ बिल्कुल ये सही है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं और फिर उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं। तो ये हमारा सही है ना। इस कौशल का विकास होगा हमारा। न्याय के लिए सरोकार, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं हम। वर्गीकरण और चर्चा, वर्गीकरण भी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। 88 में क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति। पर्यावरणीय मुद्दों को
ऑप्शन के द्वारा संबोधित करती है। तो किसके द्वारा संबोधित करती है? सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु की पद्धति का प्रयोग। यहाँ यानी सामाजिक शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा को सम्मिलित करने की बात कर रहा है। विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के विज्ञान के, ठीक है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग की, और यहाँ पे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा है। तो यार हमारा सबसे सही ऑप्शन यही है, यही माना गया है, एनसीएफ ने यही माना है कि हम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण सबको एक तरीके से सम्मिलित रूप में हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो एक यानी इसका जो है शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग, मतलब एक ही तरीके से हमको पढ़ाना होता है ना। यानी सब पर्यावरण में ही हम विज्ञान भी पढ़ा देंगे, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ा देंगे, सब कुछ एक ही में पढ़ जाएगा। तो यही हमारा ऑप्शन सही है। हाँ, 89 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं। कौन सा सवाल देते हैं? पेड़ों के लाभ लिखिए, ठीक है। कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? तो इन सवालों की प्रकृति कैसी है? आप ये देखो, यहाँ पे 5 लाभों लिखने की बात हो रही है, यानी उसको एक तरीके से बाउंडेशन है कि आपको 5 लिखने हैं और केवल लाभ ही लिखने हैं आपको। तो ये एक बंद मुक्त क्वेश्चन है ना, बंद मुक्त प्रश्न है। यहाँ पे क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? यहाँ पे एक मुक्त अंत वाला प्रश्न है। मुक्त अंत वाले प्रश्न की मतलब बात ये हो गई कि बच्चा अपने कुछ भी विचार उसमें दे सकता है ना। ये नहीं है आपको एक फिक्स चीज़ आपको बता दी, आपने डेफिनेशन लिख लिया, आपने रट लिया, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी आपकी जो भी धारणाएं बच्चे की हो सकती हैं वो सब बताएगा। तो ये जो है मुक्त अंत वाला है। तो यहाँ पे ये बंद है, ये मुक्त है। तो देखते हैं, हम ऑप्शन देखते हैं। तो ए मुक्त अंत वाला गलत है। अभिसारी और अपसारी भी साथ में दिया है। अभिसारी का मतलब एक तरीके से ये हुआ कि एक सोच को छोटा करे, है ना। सोच को जब छोटा हो जाता है, एक सर्कल जैसा, बिल्कुल छोटा पॉइंट जैसा, तो ये अभिसारी हो जाती है। अपसारी का मतलब है यार हम बहुत सी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, है ना। पहले प्रश्न क्या था? केवल हम लाभ की बात कर रहे हैं। अगर दूसरा टीचर होता तो क्या होता है? पेड़, अब धरती पर कोई पेड़ ना हो तो यहाँ पे क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। तो ये खुले विचार वाला प्रश्न है ना, तो ये अपसारी होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या था? ए मुक्त अंत वाला है, गलत। ये बंद मुक्त वाला है। ये ए मुक्त अंत वाला है, अपसारी है, ये भी गलत हो गया हमारा। पहला हमारा अंत हाँ बंद मुक्त वाला है, बिल्कुल सही, बंद मुक्त वाला है। और अपसारी है, क्या अपसारी है? 5 लाभों की बात कर रहा है और फिर ज़्यादा सोचने को तो देगा नहीं, तो अपसारी, ये गलत हो जाएगा। हमारा चौथा ऑप्शन सही है। बंद अंत वाला है, बिल्कुल सही है। अभिसारी है, मतलब ज़्यादा सोच को विकसित नहीं कर रहा है, सही है। बी मुक्त अंत वाला, क्योंकि यार पेड़ खत्म हो जाने ना होते तो क्या होता, वैसा ये तो क्या है हमारा मुक्त अंत वाला, ये अपसारी है, सोच को विकसित करता है, ये सही है चौथा। ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद। कक्षा 5 हाँ 90 क्वेश्चन है। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? तो कौन से सत्य हैं इनकी बात कर रहा है। मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, हम हाँ मान सकते हैं। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षकों का अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, ठीक है, क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लो। आकलन के बारे में, हाँ आकलन की बात करें तो ये तीनों चीज़ें तो बिल्कुल सही है। शिक्षकों का आकलन, रिकॉर्डिंग भी होती है, और ड्राइंग, बच्चों को इसमें आनंद भी आता है। मौखिक परीक्षाएं हो सकती है कि बच्चे लिखने ना जानते हो। तो चौथा ऑप्शन देखते हैं, किसी को न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा थोड़ी नहीं कि हम अगर आकलन किसी बच्चे को क्लास में पास करना है, अगर सभी बच्चों को पास करना हो हमें, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हम आकलन नहीं करेंगे। कम से कम इतना तो देखेंगे ही कि हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं या बच्चे किस टेक्निक से ज़्यादा पढ़ने में आनंद ले रहे हैं या उनको समझ में आ रहा है, किसमें रुचि उनकी ज़्यादा जागृत हो रही है ना। तो ये सब चीज़ें तो देखेंगे ही ना। तो हमारा ये ऑप्शन गलत है, बाकी हमारे सही हैं। तो मैंने ABC, कौन सा फोर्थ ऑप्शन ABC, ये हमारा ऑप्शन सब सही है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आप यार लोग जाके सेट टीचरीफाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, TEACHERIFY टीचरीफाई, ठीक है। तो इसको जाकर सब्सक्राइब कर दो। आपको कोई प्रॉब्लम है यार बताओ, ठीक है, आप बताओ कि वीडियो कैसी लगी आपको, किस तरीके से मैंने समझाया, कुछ प्रॉब्लम हो, कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम आई हो, ऑप्शन गलत लग रहे हो बताओ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।